तो क्या बड़ा बदलेगा ये 16 में? आपको हो गए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे है ना, हाँ आज थर्सडे। 4 दिनों में क्या पढ़ लिया अकाउंटिंग का, क्या उखाड़ लिया अकाउंटिंग का? क्या 2 दिन आप लोगों ने लगाए डेप्रिसिएशन के ऊपर, मेथड को रिवाइज किया जो इंटरव्यू में पढ़ के आए थे। और वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक ठीक है, और सम ऑफ ईयर डिजिट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड हो गया, मशीन आवर्स वाला भी होता है। मगर नॉर्मली चलता कौन सा है? या WDV या स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया, और क्या पढ़ा अभी तक? अगली बात मैंने बता दी, अच्छा वो बता दिया। तो IAS 16 में कब हम लोग एसेट को वाकई में रिकग्नाइज करते हैं? नहीं, रिकग्नाइज कब करते हैं कि वाकई में ये मेरा एसेट है? जब वो रीसेल के लिए ना हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सके, मोर देन 1 ईयर हो। तो अगर लेस देन 1 ईयर हो तो क्या बन जाएगा? इन्वेंट्री या करंट एसेट की तरफ वो जा सकती है कहानी। 4 दिन लगा दिए, 4 दिन। अच्छा 4 दिन भी 2 घंटे यानी कि 8 घंटे, और अब मासूम 40 मिनट 50 मिनट, कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफर की सिर्फ एक पेज के लिए हमने कल का दिन लगाया, और उससे पहले हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बेसिक बातें की थी, और आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वो 4 पेजेस के पीछे आपने जितने सवाल लिख के किए ना, उसका 1% भी आपने अभी तक बीरो में लिखा नहीं है। क्या ऐसा ही है? सवाल घर बैठ के प्रैक्टिस किया नहीं, मैं पासेबस की बात कर रहा हूँ। उफ 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 उफ, दैट्स द स्पिरिट। आप लोगों ने लिखा, दिखाने में लगे यार, चले अगर बात छिड़ी पड़ी है तो। अच्छा आपने भी आगे अपना एजेंट रखा हुआ है, और किसी ने अच्छा चोरी किया था? लिखा भी तो कुछ, तो फिर मैं सीधो दी गल कर नहीं लिखा ना, यू आर माई मैन। ये एमी टाइम जाया कर रहे हैं इनको घर में। असल में जिसको कोई घर में काम नहीं ना, वो बैठ के बिलो को लिखता रहता है। आप तो माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर के साथ उठते बैठते हैं ना, बहुत मसरूफियात होंगी लाइफ में। जी हाँ जी, हमना जी, कुछ पहुंचा दिमाग, किसी पॉइंट पर लैंड किया अभी तक या नहीं किया? किया है? अच्छा एक खास बात खवातीन में जो होती है अक्सर, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की होती है। एक साइड पे लाइन आएगी, फिर यहाँ पे लाइन आएगी, फिर एक मार्कर उठेगा, फिर वो खुलता है, फिर इतनी बड़ी हेडिंग आती है, उसके नीचे इतना खूबसूरत लिखा होता है। अब बॉयज में 15 मिनट काफ़ी है, बस छापना होता है उन्होंने। जैसे मर्जी करें मगर याद साथ साथ करें, ये ज़रूरी है। डन? ओके, कमिंग बैक टू द लेक्चर। कल क्या पढ़ा था? ऑफर। और ऑफर में क्या क्या पढ़ा था? एसेंशियल्स और रेवोकेशन या उसकी लैब्स की बातें पढ़ी थी। तो ऑफर के एसेंशियल्स थे कितने? 5, और 1 2 3 4 5। पहला एसेंशियल कौन सा था? हम किसी को ऑफर करते हैं, अपने आप को ऑफर नहीं की जाती, यानी कि कम से कम कितनी पार्टीज चाहिए मुझे? 2 पार्टीज चाहिए मुझे। ऑफर सर्टन हो और डेफिनेट हो, ठोस बात की हो, ऐसी कोई हवाई बात ना हो, कंफ्यूजिंग बात ना हो। जी उसामा भाई, सीधा मारता बंदे को। डेथ इसमें नहीं आता, मैंने एसेंशियल्स पूछे, आप मुझे बता रहे हैं लैब्स वाली बातें। कंडीशन, एक ऑफर के अंदर हम लोग कंडीशंस डाल सकते हैं, और जिसके लिए डाली जा रही हैं वो कंडीशन या वो स्पेशल टर्म दूसरे बंदे तक पहुंचनी भी चाहिए। इनविटेशन टू एन ऑफर ऑफर नहीं होती।
ऑफर को कम्युनिकेट भी करना है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लैब्स। और लैब्स में कितनी बातें थी? 5 या 6? 6 बातें थी। तो 4 जमा 2 6। बिस्मिल्लाह करते हैं। रेवोकेशन अगर आपने करनी है तो आप उसको एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक कर सकते हैं, क्योंकि वंस वो एक्सेप्ट हो गई तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस या एग्रीमेंट बन जाएगा। टाइम, अगर तो टाइम डिफाइंड है तो आप उस टाइम से पहले पहले कर लें, या जब वो टाइम गुजर गया तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गई। और अगर टाइम डिफाइंड नहीं है तो हम क्या देखते हैं? रीजनेबल टाइम। डेथ और इंसैनिटी, मगर इसमें एक और पॉइंट भी था कि उसको पता है या उसको पता नहीं है। कंडीशन, अगर एक कंडीशन डाल दी है और दूसरी पार्टी उसको मनोअन नहीं मानती तो एकदम से खत्म नहीं होता। पहली पार्टी के पास यानी कि ऑफरर के पास फिर से एक मौका आता है। वो अगर उसको इंसिस्ट करना चाहे तो इंसिस्ट कर सकता है कि भाई जैसे मांगा था वैसे दे दो, और अगर वो फिर से मांगने पे भी इनकार कर दे तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या एक्सेप्ट ना करूं। आपका फर्स्ट है, आपने में 2 पॉइंट्स बताने हैं। एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दो, आप गए, उसने कहा सॉरी, ऑफर खत्म हो गई। और काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या थी? ऑफर के बदले कोई और ऑफर हो जाए तो जो ओरिजिनल ऑफर थी वो खत्म हो जाती है। आप मुझे ये बता दें कि एक प्रॉमिस से अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो कितना मुझे सफर तय करना पड़ेगा? प्रॉमिस से मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, पहले मैं क्या ऐड करूं? स्टेप 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन नहीं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वो बन जाएगा एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्या ऐड करूं तो बनेगा लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब एक चीज याद रख लें फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, बिजनेस लॉ अज्यूम करके चलता है कि लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। डन। आज हमारा एरिया है एक्सेप्टेंस। वेरी गुड, एक्सेप्टेंस। और उसके बाद पढ़ेंगे रेवोकेशन। पहले क्या है? एक्सेप्टेंस। कल क्या पढ़ा था? तो अगर आपको कल का लेक्चर याद है ना, तो आज हम तकरीबन वही बातें एक और एंगल से पढ़ रहे होंगे रिपीट फॉर्म में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा ये डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं, काम आएगी। ये क्या था? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of the other party, और अगर वो कबूल कर ले तो हम कहते हैं कि ऑफर मेरी एक्सेप्ट हो गई है। और ये बंदा क्या कर रहा है? ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। इन्हीं अल्फाजों को अगर मैं दूसरे एंगल से सामने रखूं तो मेरे पास एक्सेप्टेंस की एक छोटी सी क्यूट सी डेफिनेशन आ जाती है। When the person to whom the proposal is made, यानी कि ऑफर या ऑफरी? ऑफरी, ऑफरी signifies his assent। ये लफ्ज पढ़े थे? assent कहते हैं रजामंदी, signify कहते हैं कम्युनिकेशन। The proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made। जब हम लोग दूसरी पार्टी को प्रपोजल करते हैं, दूसरी पार्टी से मुराद क्या है? ऑफरी। कर कौन रहा होगा? ऑफरर।
और अगर दूसरी पार्टी ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, उसको सिग्निफाई कर दिया अपनी असेंट को, तो हम ये कहते हैं कि भाई प्रपोजल जो है वो कबूल हो गई है, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तो जब ऑफर हुई, ऑफर के बाद फौरन से एक्सेप्ट भी हो गई इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन है, तो अल्टीमेटली क्या बना चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए देखते हैं इसके एसेंशियल्स। ऑफर ने कल एक बात बताई थी कि ऑफर सर्टन होगी और डेफिनेट होगी, यही बात ये भी करेगा। एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी कि जिस चीज के लिए ऑफर की है उसी चीज की ही आपने एक्सेप्टेंस देनी है, उसको तोड़ना नहीं है, अपने पास से उसको अमेंड नहीं करना। जिस चीज की ऑफर है उसको मनोवन मानना है और इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। कंडीशन कौन ऐड कर सकता है? ऑफरर, अपनी ऑफर के अंदर। ये पार्टी कौन सी है? ऑफरी। तो इसने मनोवन माननी थी। मनोवन कहते हैं एज इट इज, इट मीन्स कि ये क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट। अगर वो कंडीशन ऐड कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। पक्की बात है, पढ़ लेते हैं। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड देन इट वुड बी कॉल्ड काउंटर ऑफर। यहां तक क्लियर है? एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड। याद है कल हम लोगों ने मोड की बात की थी कि मैं अगर खत का जवाब खत से मांग रहा हूं तो तुमने मुझे खत का जवाब खत से ही देना है, और अगर मैंने कोई चीज मेंशन नहीं की तो उस मोड पे मुझे जवाब आना चाहिए जो कि नॉर्मली उस बिजनेस के अंदर चलता है। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। अगर तो स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे जवाब किस में चाहिए? खत में चाहिए, लेटर में चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, फैक्स पे चाहिए, इन पर्सन चाहिए, तो उसी मोड में देना। बट व्हेन नो मोड इज स्पेसिफाइड, जब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो यूजुअल मैनर में दे दो। एंड व्हाट इज यूजुअल मैनर? जो कि उस बिजनेस के अंदर नॉर्मली चलता है, जो कि उस बिजनेस में नॉर्मली चलता है। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोपोजल, यानी कि ऑफर के अंदर मैंने एक मोड प्रिस्क्राइब कर दिया था और दूसरी पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी, ऑफरर शैल इंसिस्ट फॉर दैट। ऑफरर कौन होता है? जिसने ऑफर की है, जिसने वो मोड बताया होगा। तो अगर दूसरी पार्टी ने उस मोड के ऊपर हामी नहीं भरी तो अगर मैं चाहूं तो एक दफा उसको इंसिस्ट कर दूं। इंसिस्ट कहते हैं दोबारा कहने को, उसको याद करवाने को कि भाई मैंने आपसे ये वाला मोड डिमांड किया था, और अगर वो वाला मोड नहीं आया तो फिर बॉल मेरे कोर्ट में है, चाहूं तो रख लूं, चाहूं तो ना रखूं। अब आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट, क्या मतलब है? अगर मैंने इंसिस्ट नहीं किया, मैं ऑफरर हूं, मैंने कहा था मुझे खत पे जवाब चाहिए, दूसरी पार्टी ने व्हाट्सएप कर दिया, अब मुझे व्हाट्सएप मिल गया है, मैंने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, ठीक है यार आ गई होगी। तो इफ आई फेल टू इंसिस्ट, उसको दोबारा से मैंने याद नहीं कराया कि रीजनेबल मोड कौन सा था, तो ये समझा जाएगा कि मैंने उसकी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया। ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी हैं, बातों बातों में डिस्कस किया था, बस उसकी अंग्रेजी हमने आज देखी है। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? कल एक लाइन पढ़ी थी, याद क्या कहा था मैंने आपको? कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि दूसरी पार्टी अवेयर तो हो,
उसको पता तो हो कि उसने कबूलियत अगर देनी है तो किस चीज पे देनी है। कबूल क्या करेगा जब तक वो अवेयर ही नहीं है ऑफर से, तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। तो एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर, उसको पता हो कि असल में ऑफर है क्या। इसी तरह एक्सेप्टेंस कब दी जाएगी? ऑफर के लैप्स होने से पहले। ये चार बहुत बेसिक बातें हैं। कोई सवाल अभी तक इन चार बातों में से? पक्की बात है? श्योर? फिर सोच लें। डन? चलूं आगे? परेशान तो नहीं होंगे? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी किताब में दो टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक है इनविटेशन टू एन ऑफर और एक है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे ज़्यादा? नहीं। मैं चाहूँगा कि इसके लिए आपके पास एक अदद रजिस्टर या कोई पेन हो। मैं कुछ आपको लिखवाना चाहूँगा यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एरियाज इन द चैप्टर, जो कि समझना है अब आप लोगों ने। मुझे दो वॉलंटियर भी चाहिए होंगे। दो वॉलंटियर कौन बनने को तैयार है? बनना? और एक बंदा और चाहिए, या बंदा या बंदी। बताओ, आना किसी ने स्टेज के ऊपर? आना? आ जाओ। एक वहां खड़ा हो जाए, एक मेरे पास खड़ा हो जाए। आपने फ्रेम में दोनों को लेकर आना। कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा गौर से। आ जाओ। आपका नाम? तैयब भाई ऑफरर है और हंजला भाई जो है वो ऑफरी है। तैयब भाई ने सोचा कि 1872 का कानून है ना ये, तो 1875 के अंदर इनको जरूरत पड़ी बोर्ड मार्कर्स की। किसकी? बोर्ड मार्कर्स की। इन्होंने इसी तरह से बिलो को पढ़ाना था, नया नया कानून आया था तो इन्होंने टीच करना था। इनको चाहिए थे क्या? बोर्ड मार्कर्स। और पता ये चला कि इंग्लिस्तान में ये भाई रहते हैं जिनके पास बोर्ड मार्कर्स अवेलेबल है, और 30 रुपए का ये एक बोर्ड मार्कर देते हैं। नहीं, चलो कुछ भी जूम कर लेते हैं, 30 रुपए ही हैं, अदरवाइज फिर मुझे IS-21 लगाना पड़ जाएगा, फॉरेक्स में घुसना पड़ेगा। तो पहले को सब ट्रिकी है तो क्यों मुझे ट्रिकी करना उसको। खैर, इनको चाहिए 10,000 बोर्ड मार्कर्स। कितने? 10,000 बोर्ड मार्कर्स। 30 रुपए के हिसाब से तो कितने पैसे बन जाएंगे? केड़ा मैथ है भाई? हाँ जी, हाँ, 3 लाख। उस जमाने में 3 लाख बहुत होते थे। तो इन्होंने की ऑफर कि मुझे तुमसे 10,000 बोर्ड मार्कर चाहिए 30 रुपए के हिसाब से। बोलो जरा, बोलो। 10,000 बोर्ड मार्कर्स चाहिए 30 रुपए के हिसाब से। अच्छा, ये बैठे हैं बड़े सगीर में, वो बैठे हैं कहां पे? इंग्लिस्तान में। तो क्या इनके बोलने से ये ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगी? हाँ, नैरो पार है ना वो। हाँ, इंग्लैंड का, बॉर्न इन बरसगीर, लिविंग इन इंग्लैंड। अच्छा, ये भाई व्हाट्सएप कर दें? व्हाट्सएप था उस टाइम पे? तो ऐ भी हाँ, व्हाट्सएप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, उस टाइम पे खत जाते थे, और खतों के लिए भी कोई पोस्ट वाला तो नहीं था। तो खत कैसे जाते होंगे? इंग्लिस्तान तक तो नहीं ना कोई कबूतर जाएगा आपके लिए। तो खत जाते थे कासिद के हाथ। एंड व्हाट इज कासिद? वो शख्स जो कि घोड़े पे बैठ के
आपका खत पहुंचाया करता था। तो इन्होंने एक खत लिखा और कासिद को दे दिया, कासिद को दे दिया। ये कासिद भाई जो हैं ये खत लेके जा रहे हैं। इन्होंने खत भेजा था, इन्होंने खत भेजा था, नाम क्या था, तैयब भाई ने खत भेजा 5 जनवरी को। तो आपके ख्याल से कब तक ये खत पहुंच जाएगा? फौज होने से पहले पहले नहीं बताए ना, कब तक ये खत पहुंच जाएगा? महीना कर ले, महीना कर लेते। खत पहुंचा 5 फरवरी को। खत पे क्या लिखा हुआ? मुझे तुमसे 10,000 बोर्ड मार्कर चाहिए 30 रुपए के हिसाब से। इनको खत कब मिल रहा है? 5 फेब को। ये क्या जवाब लिखने में टाइम लगाएंगे? मगर जवाब लिखने से पहले एक दफ़ा ये अपने स्टोर में जाएंगे, जाके मार्कर्स कंफर्म करेंगे कि वाकई में मार्कर्स हैं भी या नहीं, और अगर हैं और इनको रेट भी मंजूर है तो एक काम ये और करेंगे। क्या? बीइंग अ सेलर आप क्या काम करोगे? और वो आ चुका है, आपके पास अवेलेबल भी है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये बोर्ड मार्कर, यही बोर्ड मार्कर है, आपके पास स्टॉक में है, आपको प्राइस भी मौजूद है, पता भी है, सब कुछ सही है। आपने एक और काम भी करना है। क्या? वो तो कर लिया ना, एक्सेप्ट करने से पहले ही, एक्सेप्ट करने के बाद आप एक छोटा सा काम करोगे, हर सेलर करता है। वो काम क्या होता है? एक दफा चेक करेगा अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है या नहीं है, और उतने बोर्ड मार्कर्स निकाल के साइड पे कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, इन्होंने एक्सेप्टेंस दी सब कुछ चेक करने के बाद 10 फेब को। तो ये खत वापस कब तक पहुंचा होगा? 10 मार्च। जब जाने में लगा महीना, तो आने में भी महीना लगेगा। तब तक दोनों क्या हो गए? कल मैंने आप में से किसी एक को मार दिया था, आज आपने सोचा कि नहीं, कल का बदला हम लोगों ने पूरा करना है। खैर, वापस आते हैं। इनमें से ऑफरर कौन है? ये ऑफरर है। ऑफरी कौन है? यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? अच्छा, मुझे बताइए, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है? 5 जैन या 5 फेब? कोई जनवरी वाला बैठा हुआ? पक्की बात है। तो ऑफर कम्युनिकेट हो गई कब? 5 फरवरी को। इन्होंने सब कुछ चेक करने के बाद बोर्ड मार्कर्स निकाल के साइड पे किए हुए। कितना ही अच्छा हो कि ये साइड पे करके बैठे हुए हैं, ये भाई किसी और से परचेज कर रहे हैं, और वो इंतजार में ही है कि मेरा कस्टमर वापस आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और ये जो है वो, क्योंकि ये कहाँ पे हैं, उनका काम यही होता है, धोखा देना। तो ये जो है वो किसी और से खरीद लें, और ये ऑनेस्ट सेलर अपने बोर्ड मार्कर्स को साइड पर रख के बैठा हुआ है। लॉ कहता है जिस दिन इन भाई ने एक्सेप्टेंस का खत डाल दिया, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये किसी और से परचेज ना कर ले, लॉ ने कहा जिस दिन, शर्मा क्यों रहा है, लॉ ने कहा जिस दिन खत डाल दिया, जिस दिन खत रवाना कर दिया, जिस दिन खत रवाना कर दिया, कौन सा खत? एक्सेप्टेंस का खत। तो जैसे ही कासिद के हाथ खत जा रहा है, जिस दिन गया 10 फरवरी को, ये भाई बाउंड हो गए, ये भाई बाउंड हो गए लॉ की नजर में। यानी कि इनके नजदीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 10 फरवरी को।
इनके नज़दीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? कब हो रही है? 10 फ़रवरी को। ख़त कब पहुंचा? इन्होंने कब खोल के पढ़ा? 10 मार्च को। 10 मार्च के ख़त में क्या लिखा होगा? कौन कर रहा था? आप कर रहे थे। आपका नाम क्या था? ये भाई थे। तो 10 मार्च को ये भाई बाउंड हो गए। 10 मार्च को और 10 फ़रवरी को कौन बाउंड हुआ? ये बात समझ आई? सिंपल। ऑफर के लिए एक डेट थी, एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स हैं। कितनी डेट्स हैं? 2 डेट्स हैं। ऑफरर, ऑफरी, 10 को कौन बाउंड हो रहा है? ऑफरर। और इस 10 को कौन बाउंड हो रहा है? ऑफरी। जिस दिन इन्होंने खत निकाला कौन बाउंड हुआ? जिस दिन खत पहुंचा कौन बाउंड हुआ? आसानी के लिए बता दूं, जिसके हाथ में खत होगा वो नहीं दूसरा बंदा बाउंड हो रहा होगा। बैठ जाओ। जिसके हाथ में खत होगा वो नहीं दूसरा बंदा बाउंड हो रहा होगा। ये पॉइंट समझ आता है? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन, ऊपर वाली बातें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रोपोजर। प्रोपोजर बोले तो ऑफरर। व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। प्रोपोजर कौन है इन दोनों में से? कौन है? मिस्टर टी। व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन था? व्हेन इट इज रिसीव्ड या कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजल। इस पॉइंट को हजम करें, इन 2 लाइनों को और इस डायग्राम को पहले हजम कर लें। अपने जहन में यही मिसाल दोबारा से दोहराएं और मुझे बताइए इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। रटा लगाना हो तो आसान है। ऑफर के लिए 1 डेट, एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स। और रूल क्या है? जिसके हाथ में खत है वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड हो जाएगी। यानी कि जब एच ने खत निकाल दिया तो खत उसके हाथ में है नहीं, तो कौन बाउंड हो रहा है? सही बात। इन भाई को खत मिल गया, खत किसके हाथ में है? बाउंड कौन होगा? दूसरी पार्टी। जब आप ये 2 लाइनें पढ़ लें तो ऊपर की 2 भी पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? जब ये कम्युनिकेट हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस कैन बी बाय वर्ड, स्पोकन, रिटन, और ये बातें पता है, कंडक्ट। तो ये 2 और ये 2 पहले पढ़ लें। जी जी। नहीं, आपने खत रिसीव किया था 5 को, एक्सेप्टेंस आपने दिए 10 को। जी ठीक है। आपने खत रवाना कर दिया। आपने जब खत डाला तो कौन बाउंड हो गया? ये बाउंड हो गया टी। अगर ये किसी और से बाय कर ले तो अदालत फिर आपको इंसाफ दिलाएगी। यही तो बात है कि उसने सेलर को प्रोटेक्ट किया। किसको? ऑफरी को या सेलर को प्रोटेक्ट किया। यही तो बात है कि अगर इसको नहीं पता, इसको ये तो पता ना कि खत आने जाने में टाइम लगता है। 5 जनवरी का खत गया हुआ कब पहुंच रहा है? 5 फ़रवरी को, फॉर 30 डेज।
और इसको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट करते टाइम पे ये भी टाइम लेगा, तो उसमें कम से कम 10 दिन और ऐड कर ले, 40 डेज। तो कम से कम इसको कितने दिन सब्र करना चाहिए था? 40 लग जाए, लग जाए, मैं कहता हूँ 2 महीने लग जाएं, 2 महीने भी लग जाएंगे ना। जिस डेट पे एक्सेप्टेंस का खत रवाना हो चुका है, ये बाउंड हो चुका है, अगर ये किसी और से बाय कर ले तो ये नुकसान भरेगा एच का। उससे पहले, इस 10 से पहले वो भी आते हैं, वो रेवोकेशन है, वो भी लेकर आता हूं उसमें। मगर उस पे जाने से पहले हमें पहले इतनी बात समझ आनी चाहिए। यहां तक कोई और सवाल? डाइजेस्ट करें, दोबारा से पढ़ें। क्या मतलब? वही बात हो गई ना कि टी और एच, एच ने कबूल कर लिया और इसने वही किसी और को भी बेच दिए, मगर लिख दिया कि मैं तुम्हारी कबूल करता हूं। तो जब उसने कबूलियत कर ली, ये कब बाउंड हो रहा है? 10 मार्च को। इसके बाद यहां तक टाइम है। अगर ये किसी और को बेच भी देना तो इसको अपने सप्लायर से माल पूरा करके उसको 10 मार्च तक भिजवाना पड़ेगा। आता हूं रेवोकेशन पे आता हूं। यहां तक क्लियर है? आइडिया तब होगा जब खत पहुंचेगा, क्योंकि पुराने ज़मानों में कम्युनिकेशन होती ही ऐसे थी, व्हाट्सएप या कॉल्स तो थी नहीं कि एक कॉल की और जवाब आ गया। तो ख़तों की कहानी ऐसे ही चला करती थी, तभी तो जंगें होती थी। ये ख़त लिख दे उसे और ख़त ना पहुंचे, वो तीसरा पॉइंट है, नेगेटिव कंफर्मेशन, वो भी देता हूं। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल इस साइड से? पक्की बात है? ये छोटी बात नहीं है, मार्कर नहीं है, अमाउंट है। 3 लाख उस जमाने में, आज के शायद 3 करोड़ होंगे। हम बात कर रहे हैं 1875 की, आज हम कहां पे हैं? 2000। बिजनेस की ट्रांजैक्शन चाहे 2 रुपए की क्यों ना हो, वो ज्यादा मटेरियल है और उसके लिए आप केस कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे। तो यहां पे हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो लिख लेते हैं। ऑफर कम्युनिकेट हो रही है एच को कब? 5 फेब। एक्सेप्टेंस एच के लिए कब हो रही है और टी के लिए कब हो रही है, जरा मुझे बताइएगा। एच के लिए हो रही है 10 मार्च और टी के लिए हो रही है 10 फेब। तो ऑफर की 1 डेट और एक्सेप्टेंस की 2 डेट्स। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन। आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, देखते ही हैं खैर से। कभी कभी ना रोमांटिक मूवीज में एक डायलॉग होता है, अगर तुम खत पढ़ के टेरेस पे नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं, करती हो, मैं चेंज किया, करती हो। और अगर वो खत कोई और पढ़ ले और खत ना पहुंचे और वो टेरेस पे ना आए, तो जो रोमियो होगा, नहीं, जो रोमियो होगा वो क्या मान लेगा कि जूलियट वाकई में उससे मोहब्बत करती है। लॉ ने कहा ये बकवास यहां पे नहीं चलेगी। इसे कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, यानी कि अगर तुमने मेरे खत का जवाब नहीं दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये वाली बकवास यहां पे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन। वो क्या होती है? इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड। व्हाट इज प्रिज्यूम्ड? मान लिया जाएगा, अज्यूम कर लिया जाएगा टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अगर इसी पे आते हैं वापस,
टी ने कहा एच को कि अगर तुम्हारी तरफ से खत का जवाब ना आया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझे ये मार्कर बेचने को तैयार हो। ये खत एच तक पहुंचा ही नहीं, ये खत एच तक रास्ते में तबाह हो गया, गुम गया, तो क्या टी को जवाब आएगा? नहीं। हमने क्या कहा था? अवेयरनेस होनी चाहिए। तो क्या दूसरी पार्टी को वो अवेयरनेस मिली है? नहीं। तो यही पॉइंट वो दोबारा से रिपीट कर रहा है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन के अंदर एक्सेप्टेंस आपने नहीं करनी। ठीक शो मजम चलें। एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन, ये वही टाइमलाइन जो हमने वहां पे बनाई है। अब इसमें तड़के ऐड करते हैं। तड़का नंबर 1, मेरा आपसे एक सवाल है, अपनी नॉलेज को सामने रखते हुए बताइएगा, ये वाली ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है, कब तक वापस खींची जा सकती है? जी, कौन कौन कह रहा है 5 जनवरी? जरा हाथ खड़े कीजिएगा। कौन कौन कह रहा है 5 फरवरी? 1 2 3, आप इनके साथ हैं? नहीं, 3 लोगों ने कहा। कौन कौन कह रहा है 10 फरवरी? कौन कौन कह रहा है 10 मार्च? कौन कह रहा है 10 फेब से पहले? और कौन कह रहा है 5 फेब से पहले? रूल क्या था? रूल क्या था? हमने कहा था आप ऑफर को वापस खींच सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 10 को। कैसे पता चला? इसी टाइमलाइन से। और मजे की बात यह है कि 10 फेब को एक्सेप्टेंस तो हो रही है, मगर किसके लिए हो रही है? ऑफरर के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? ऑफरर के लिए हो रही है। तो उसके पास कब तक मौका है अपनी ऑफर को वापस खींचे? 10 फेब से पहले 10 फेब से पहले पहले अगर टी चाहे तो अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टर भाई, ये अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? 10 मार्च से पहले पहले। तो ये एक्सेप्टेंस इससे पहले पहले रिवोक की जा सकती है। और रिवोक कौन करेगा? ऑफरी, ऑफरर? ऑफरी। और ऑफरी का एक नया नाम भी तो आ गया अब, वो क्या है? एक्सेप्टर। क्योंकि अब वो ऑफरी नहीं रहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। याद है? क्लियर है? चैप्टर 1 खत्म। चलो शुक्र है, याद है? क्लियर है? अब पढ़ते हैं। अब प्रपोजल, व्हाट इज प्रपोजल? ऑफर। ऑफर may be revoked at any time before acceptance, or acceptance can be revoked at any time before it is communicated to the party जिसके लिए आपने उसकी एक्सेप्टेंस दी है। ये दोनों अंग्रेजियों को जरा पढ़िएगा गौर से। मैं साइड पे हो गया हूं। वो कहता है अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि बिफोर 10 फेब। An acceptance can be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete। और वो कब हो रही है? 10 मार्च। कौन सी मार्च? सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आपने मुझे बताना है ऑफर कब हो रही है। सुने,
एक्सेप्टेंस कब हो रही है और कब तक रिवोक की जा सकती है? यू हैव 5 मिनट्स। बेटर है कि इसको बना लें कागज के ऊपर ना, बना के मुझे बताइएगा, डायग्राम बनाएं, वो टाइमलाइन बनाएं और फिर मुझे आप लोगों ने फैसला देना। क्या ठीक है सर? तो सबके आगे बना ले, बना लिए। क्या हुआ? आसान सा टॉपिक है, कहाँ वो इको के ग्राफ्स, कहाँ ये बच्चों वाला ऑफर एक्सेप्टेंस, कहाँ वो मोटी मोटी किताबें, वो एमसीक्यूज, वो तकलीफ थे एमसीक्यूज, कहाँ ये बच्चों बच्चों वाली बात? हो गया? शुरू करें? चले। ऑफर कब हो रही है? 3 सितंबर को। कौन कर रहा है? ऑफरर कौन है? ऑफरी कौन है? ऑफर गई 3 तारीख को, इसने चिड़िया के हाथ ऑफर भेज दी। कबूतर जा नहीं, चिड़िया जा क्या था, कबूतर जा 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 2000 कबूतर तो है ना आजकल। 5 तारीख को वो खत जी भाई के पास पहुंच गया। तो ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है? 5 सेप को। 6 तारीख को भाई ने क्या कर दिया, फौरी फौरी
एक्सेप्ट करके खत डाल दिया, कब पहुंचा? तो आपने मुझे बताया कि सर ऑफर कब कंप्लीट हो रही है? यहां पे। और ये ऑफर किसके लिए पूरी हो रही है? एस के लिए या जी के लिए? एस के लिए पूरी हो रही है ना, एस के लिए पूरी हो रही है। और ऑफर में एक डेट या दो डेट? एक डेट। जी भाई ने 6 को खत रवाना किया, 8 को पहुंच गया, मुझे बताइए एस कब बाउंड हो रहा है? 6 को एक्सेप्टेंस किसको मिल गई? और जी कब बाउंड हो रहा है? 8 को। यानी कि दो डेट्स। फिर लॉ कुछ और भी कहता है, नहीं सवाल कुछ और भी कहता है। वो कहता है एस ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन भेजी। रेवोकेशन मींस वापस से खींचना कि मुझे ये ऑफर नहीं करनी। और वो खत, रेवोकेशन का खत कब भेजा? 5 को, जो कि कब पहुंचा? 7 को। ऑफर की रेवोकेशन कब कम्युनिकेट हो रही है? मैं फिर पूछ रहा हूं, कब कम्युनिकेट हो रही है? एक्सेप्टेंस कब हो चुकी है? तो क्या ये खत माना जाएगा रेवोकेशन का? नहीं, हमने क्या कहा था? एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। वंस एक्सेप्टेड वो रिवोक नहीं होगा। ये सवाल पास पेपर का था और ये वाहिद सवाल है जो कि अभी तक इस टाइमलाइन के ऊपर आया। समझ आइए सर। लेटर 5 को भेज दिया, अगर मिला कब? 7 को। एक्सेप्ट कब हो रहा है? एक्सेप्ट कब हो रहा है? बारी बारी चलते हैं जी। देखो देखो, बाउंड कब हो रहा है? 6 को। यानी कि 6 को इसने एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर दिया। कौन बाउंड हो गया? एस। खत कौन भेज रहा है रेवोकेशन का? एस। एस के नजदीक एक्सेप्टेंस कब हुई है? 6 को। एस कब बाउंड हो रहा है? खत कब मिल रहा है? 7 को। वो अपनी ऑफर कब कैंसिल कर रहा है? 7 को। इसको कब पता चला कि ऑफर रिवोक हो रही है? 7 को। मगर उससे पहले पहले एक्सेप्टेंस हो चुकी है। कहानी खत्म। लिख दिया। खत पहुंचा कब? देखो खत कब पहुंचा? खत कब पहुंचा? 5 को ऑफर का पहुंचा। उसके एक दिन के बाद एक्सेप्टेंस हो गई। रेवोकेशन का खत एक्सेप्टेंस के पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो वंस एक्सेप्टेड, क्या अब ये ऑफर ऑफर है? नहीं, ये ऑफर अब बदल के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन चुकी है। तो जब ये बन चुका है तो इसकी रेवोकेशन आप कर ही नहीं सकते। कर दी, चला गया। इसको चाहिए था, हाँ इसको चाहिए था कि फिर ये खत जो इसने भेजा है ये ऐसे कासिद के हाथ भेजता जो कि इस खत से पहले पहुंचता, इस खत से पहले पहुंचता। ऐसा ही है। अब यहां पे एक और सवाल भी आता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये खत और ये खत एक ही टाइम पे पहुंचे, अब क्या करें? कौन देख रहा है उसको? तो वो कोर्ट साबित करेगी, वो कोर्ट साबित करेगी, वो कोर्ट साबित करेगी, वो कोर्ट साबित करेगी ना। अच्छा रूल बताऊं क्या है? रूल क्या है? रूल ये है कि अगर दोनों खत एक ही दिन एक ही टाइम पे पहुंच जाएं, ऑफर का भी और रेवोकेशन का भी, रूल ये है जो पहले खोला जाएगा, जो पहले खोला जाएगा। अगर पहले वो रेवोकेशन का खत खोल ले तो रिवोक हो गई ऑफर। दो खत आ गए ना, एक ही टाइम पे आ गए। एक में लिखा हुआ ऑफर हो रही है, एक में लिखा हुआ मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर रहा हूँ।
2 खत आ तो गए इकट्ठे। उसने लिखा होगा कि जो मैंने पहले खत भेजा है मैं उस ऑफर को रिवोक कर रहा हूँ। उसने खाली क्रॉस मार के खत नहीं भेजा होगा, पूरी बात लिखी होगी। अब अगर सेम डेट पे आ जाए तो फिर ये जजमेंट है कि कौन पहले कौन सा खत ओपन कर रहा है। जनाब ऐसे ही है, कम्युनिकेशन ही तो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ कम्युनिकेट ही नहीं हो रही है तो ना ऑफर पहुंची, ना एक्सेप्टेंस मिली और ना ही रेवोकेशन वाली बात आई। डन। कोई और सवाल? पक्की बात है? क्या इससे पहले उसको रिवोक करनी पड़ेगी। इसकी मर्जी है ना कि वो आज कर रहा है, कल कर रहा है, परसों कर रहा है, तरसों कर रहा है। लेट्स से सुने, वो सुनो, खत आया 5 को, इसने एक्सेप्टेंस की 6 को नहीं 9 को। इसने कहा मैं 9 को एक्सेप्टेंस कर दूंगा, मगर रेवोकेशन का खत कब आ गया? तो अब अगर ये करना भी चाहता है ना तो भी नहीं कर पाएगा। ये करना भी चाहता है तो भी अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल क्या था? एक्सेप्टेंस से पहले। जब वो डाकी, हाँ, जब वो खत डालेगा तो मतलब जो खत जो होता है आपका पोस्ट ऑफिस, वो कोई रसीद आपको देता है, तो वो रसीद पे कोई टाइम आता है, कोई दिन आता है, तो वो दिन वो टाइम एज एन एविडेंस यूज हो रहा होगा। डन। कोई और सवाल? आधे तो आप लोग वकील बन ही गए हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? वो जरा खोलिएगा। हाँ जी, हुक्म। हम किसकी बात कर रहे हैं? किस डेट वाली की बात कर रहे हैं? 5 को इस भाई ने लिखा कि मैं अपनी ये वाली ऑफर, लैपटॉप वाली ऑफर को ख़त्म करने जा रहा हूँ, और ये ख़त लिख के उसने डाकिये को दे दिया। इसने अपनी रेवोकेशन रवाना कर दी 5 तारीख को। ये कम्युनिकेट कब हो रही है? इसी तरह ऑफर की ये डेट हमने कहीं यूज़ की, ये डेट कहीं इस्तेमाल हुई है 3 तारीख? नहीं। इसी तरह ये तारीख भी यूजलेस है। हम उस वक्त मानेंगे जब वो कम्युनिकेट प्रॉपरली हो जाए। लिख लिया ना, लिख के जब तक कम्युनिकेट ही नहीं किया, मेरे दिल में ही है, लिख लिया मैंने, लिख के मैंने उसको तकिए के नीचे रख के सो गया, क्या उस तक वो बात पहुंच गई? नहीं। कानून देखेगा वो डेट जब ये डिलीवर हो गई है, और वो डेट कौन सी है? 7 तारीख। हाँ, लिखी होती है नहीं, डिलीवरी की नहीं होगी, मगर रिसीविंग की तो होगी ना। रिसीव कब हो रहा है? जब पोस्टमैन आएगा, साइन करवाता है, डेट भी आ रही होती है। तो अब अदालत में क्या होगा? वो अदालती कार्रवाई है जी। उलझ गए, घुमा दिया ना। इससे मुश्किल कॉन्सेप्ट अब पूरे बिलों में नहीं। फोन आराम है, फोन खुशी हो गए हो, शुरू में खत्म कर दिया ना मैंने। हाँ, आगे जाके एक पूरा चैप्टर आएगा नेगोशिएबल का, वो आसान है। खैर, वो अगर आप एक पूरे फ्लो में पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई सवाल? कल आपसे काम कहा था, वो जरा CQ वाली फाइल तो खोलिएगा। आपसे मैंने कहा था 26 सवालों तक आप लोगों ने करना है। मैंने फिर बाद में एक वॉइस नोट भी रात में अलग से शेयर किया था। कोई असर हुआ था उस वॉइस नोट का? एक सवाल मुझे आया, मेरा ख्याल से आपका था। हाँ, तो उसके अलावा तो मुझे कोई सवाल भी नहीं मिला, ना किसी ने पूछा। लगता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इजी ले गए इस पेपर को। इतना भी इजी नहीं लेना, जितनी एफर्ट FR 1 को दे रहे हैं उसका आधा इसको देते हैं बेचारे मजलूम पेपर को। चलें, 26 तक ज़रा मुझे बताइएगा, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? 26 वाला ही करवा दूं? 26 वाला ही करवा दूं। और 26 की एक एंट्री आ गई मेरे पास, और बताइए। टिंग,
नहीं हुआ जी। 26 की एक एंट्री आ गई मेरे पास, और बताइए। 19 नंबर। और लॉटरी में कोई और नंबर निकालना तो बताइए। पढ़े नहीं उन्हें घर जाके, क्या सारे सही हो गए ना? तो फिर ये दो भी तुम बच्चों को आगे बता सकते हो ऊपर। अच्छा, लड़के सारे ज़हीन हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, और बताइए। 26 और 19 अब लोगों ने ना पढ़ने स्टार्ट किए हैं, वो पूरी लाइन अब पढ़ रही है बैठ के। गुड। हाँ जी प्यारे भाई। टी भाई कोई सवाल? यू भाई कोई सवाल? एस भाई, आई भाई, एच भाई, दोनों भाई कोई सवाल? उनमें से कोई सवाल? 26 पहले 26 सवालों में से कोई सवाल? अभी भी टाइम है, 5-10 मिनट लगा लें, कर लें। अभी बताएं ना, कल तो हमने इसके पास करने हैं। ज्यादती कर गए हो। चलो एक काम करते हैं, अब चूंकि चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, इसके कोई 40 सवाल है, कितने हैं ये अब आप लोगों ने करके आना है। जब ये कर लेंगे ना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट पिछले 3 दिनों का रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड वंस इट इज डन, तो कल हम लोग पहले 15 मिनट में आपके मसले मसाइल इंक्लूडिंग दिस कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू आजा टू पास्ट पेपर्स 9 से 23 तक। कितने सवाल आए होंगे मुझसे आपस की बात है, आई मीन रैंडम गेस। इतना भी रैंडम नहीं मारना था। इस चैप्टर में से कितने सवाल होंगे? 28 सवाल पूरे में। हाँ जी, इस साइड से 20 एक 50 सवाल 15। हाँ जी श्याम भाई, 15 से 20 25। हर टाइम एक सवाल जी। आपने एक सवाल कह दिया ना। हाँ, किसने कहा था? अच्छा, इन्होंने कहा था। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वही सवाल है। 7 8 9 10 11 12 13 सवाल आए। चैप्टर खत्म हो गया। ये कल बताऊंगा। तो कल मुलाकात करते हैं और इस चैप्टर को हमेशा के लिए दफन करते हैं। अल्लाह दे वाले।